बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर चुनावी राजनीति। इससे पूर्व हम लोगों ने अध्ययन किया लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों और संविधान निर्माण के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे चुनावी राजनीति। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि वह राजनीति जिसका संबंध चुनाव से है। जैसा हमने लोकतंत्र के अंतर्गत पढ़ा कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें जनता अपने शासकों का चुनाव करती है और जनता के चुने हुए ये शासक शासन संबंधी प्रमुख फैसले लेते हैं। हमने यह भी पढ़ा कि किसी भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए संविधान आवश्यक होता है और संविधान के मूलभूत तत्व यानी आदर्श किसी भी शासन व्यवस्था के संचालन करने के लिए सहायक होते हैं। आवश्यक होता है संविधान किसी भी शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए। इसी प्रकार से लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए चुनाव भी आवश्यक होता है, यानी चुनाव जरूरी होते हैं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे चुनाव क्यों जरूरी है, यानी चुनाव क्यों आवश्यक है। जैसा हम लोगों ने अध्ययन किया कि लोकतंत्र वह शासन होता है जिसमें जनता का शासन होता है और जनता शासन संबंधी गतिविधियों का संचालन करती है। इससे यही समझ में आता है। देखो बच्चों, जनता की भागीदारी के आधार पर शासन व्यवस्था के रूप को दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन संबंधी गतिविधियों का निर्धारण करती है, यानी शासन में सीधे भाग लेती है, और दूसरा है अप्रत्यक्ष जिसके अंतर्गत जनता स्वयं शासन गतिविधियों का संचालन न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन करती है, यानी प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। और हम लोग इसके बारे में ही अध्ययन करेंगे। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं और इन प्रतिनिधियों का चयन जनता के द्वारा किया जाता है। आज विश्व के अधिकांश देशों में जहां लोकतंत्र अपनाया हुआ है वहां प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया है। प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के अनेक कारण हैं। जैसे प्रथम कारण है कि विशाल जनसंख्या के अंतर्गत एक स्थल पर उस विशाल जनसंख्या को कहीं पर भी एकत्र नहीं किया जा सकता, यानी इतना बड़ा भूभाग नहीं है जहां उस विशाल जनसंख्या को एकत्र किया जा सके और उस विशाल जनसंख्या में अनुशासन स्थापित करके कानून और नियम बनाए जा सके, ऐसा भी संभव नहीं होता है। जनता को ना तो कानूनों की समझ होती है और ना ही कानून बनाने का समय होता है। परिणाम स्वरूप प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। विभिन्न देशों में प्रतिनिधियों का चयन अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है और इसे ही चुनाव कहते हैं, यानी प्रतिनिधियों के चयन की जो प्रक्रिया होती है वही चुनाव होती है। हम चुनावी राजनीति के इस चैप्टर के अंतर्गत यह जानेंगे कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, चुनाव क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है और विभिन्न दलों की चुनावों के अंतर्गत क्या भूमिका है और विभिन्न राजनीतिक दलों की आपस की जो प्रतिद्वंदिता है वह जनता को किस प्रकार से लाभ पहुंचाती है और लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव किस प्रकार से अंतर रखते हैं, यानी होने वाले चुनावों में किस प्रकार से अंतर होता है और इन दोनों ही व्यवस्थाओं में चुनाव के आधार पर किन किन प्रक्रियाओं को, किन किन व्यवस्थाओं को अपनाया जाता है। इससे पूर्व इसके फर्स्ट चैप्टर में जहां लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या के अंतर्गत हम लोग इसकी संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसे हम विस्तार से इस अध्याय के अंतर्गत जानेंगे। आज हम लोग चर्चा करते हैं चुनाव क्यों, यानी चुनाव क्यों आवश्यक है। जैसा कि आप लोग अपने आसपास देखते ही होंगे, कभी विधानसभा के चुनाव संपादित हो रहे हैं, कभी पंचायत के, कभी नगर पालिका के, कभी नगर निगम के, कभी लोकसभा के। लेकिन इससे पूर्व आप लोगों ने संभवतः इतना ध्यान नहीं दिया होगा। बच्चों, आज का वीडियो देखने के पश्चात और चुनावी राजनीति का ये जो टॉपिक है उसको पढ़ने के पश्चात, उसे जानने के पश्चात आप लोगों का चुनावों के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। आप लोग कॉपी और पेन साथ में लीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ उन्हें आप नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चुनाव क्यों आवश्यक है। प्रारंभ करते हैं एक विशेष घटना से, एक विशेष प्रसंग से, जिसके आधार पर हम यह समझेंगे कि चुनाव क्यों आवश्यक होते हैं और चुनावों में आखिर होता क्या है।
यह जो चित्र आप लोगों के सम्मुख दिखाई दे रहा है वह हरियाणा के करनाल जिले से संबंधित है और यह प्रसंग है 1987 के विधानसभा चुनाव से संबंधित, जहां यह जनता पिछले 5 घंटे से आधी रात के समय के पश्चात अपने लोकप्रिय नेता का इंतजार कर रही है। और यह उत्सुक जनता बार बार उठ खड़ी होती है जब कोई गाड़ी, जब कोई वाहन और जब कोई व्यक्ति वहां से गुजरता है या आता है। उन्हें लगता है कि उनका लोकप्रिय नेता आ गया है। यानी कितनी उत्सुकता है जनता के अंतर्गत अपने लोकप्रिय नेता को देखने की। ये लोकप्रिय नेता है चौधरी देवीलाल, जो हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख है और 1987 के चुनाव में इन्होंने 1982 की अगुवाई करने वाली कांग्रेस सरकार, 1982 में कांग्रेस सरकार जो स्थापित हुई थी हरियाणा में, उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यानी 1982 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अब विपक्षी दलों के साथ मिलकर चौधरी देवीलाल ने संघर्ष प्रारंभ कर दिया है, यानी मोर्चा खोल लिया है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। चौधरी देवीलाल ने जो ये संघर्ष प्रारंभ किया है उसे नाम दिया है न्याय युद्ध आंदोलन का, और इसके लिए इन्होंने अपनी एक नई पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है इंडियन नेशनल लोक दल। इनके साथ कई विपक्षी दल और आकर मिल गए हैं और इन सभी ने तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में मोर्चा खोल लिया है। पिछले 23 महीनों से लगातार चौधरी देवीलाल चुनाव सभा का आयोजन कर रहे हैं और इतने व्यस्त रहते हैं कि प्रातः 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित करते रहते हैं। ये जो सभा है इसका आयोजन, जैसे मैंने आप लोगों को अभी उल्लेख किया, इसका आयोजन किया जा रहा है वह उस दिन की 9वीं सभा है और ये ऐसा लगातार पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। उम्र में 76 वर्षीय चौधरी देवीलाल यह लगातार सभाओं को संबोधित करते हैं और जनता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए तरह तरह के वादे और तरह तरह के आश्वासन देते हैं। इनके वादों में प्रमुख रूप से देखें तो ये कहते हैं, यदि मेरी पार्टी सत्ता में आती है तो मैं छोटे किसानों, व्यापारियों और मजदूरों का कर्ज माफ़ कर दूंगा। विधानसभा चुनाव होता है और कांग्रेस से नाराज जनता ने जमकर लोकमत के पक्ष में मतदान किया और हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से 76 सीटें लोकदल और उसके सहयोगी दलों ने प्राप्त की। 76 में से अकेली 60 सीटें लोकदल ने प्राप्त की और इस तरह से लोकदल पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। बच्चों, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वही पार्टी सरकार बनाती है जिसे बहुमत मिलता है। जैसा हम लोगों ने देखा कि हरियाणा विधानसभा में लोकदल पार्टी को बहुमत मिला तो सरकार भी यही बनाएगी और राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए चौधरी देवीलाल को आमंत्रित करते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। जैसे ही चौधरी देवीलाल की सरकार बनती है, अपने किए गए वायदों के अनुसार उनका अनुपालन करते हुए उन्होंने 3 दिन के भीतर यह आदेश पारित करवा दिया कि छोटे काश्तकारों, मजदूरों और छोटे किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए जाएं। इस प्रकार से चौधरी देवीलाल ने अपने किए हुए वायदे को पूरा किया। यह लोकदल पार्टी लगातार 4 वर्षों तक शासन करती है और 1991 में पुनः चुनाव होते हैं और इस बार जो बहुमत प्राप्त होता है वह कांग्रेस पार्टी को होता है, यानी सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी की। तो बच्चों, हम लोगों ने जाना कि किस तरह से नेताओं के द्वारा अपने चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। अपने चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में विभिन्न वादों और आश्वासनों का सहारा लेते हैं। क्या सभी नेता, क्या सभी राजनीतिक पार्टियां इन चुनावों में किए गए वायदों को पूरा करती है? सोचिए, विचार करिए और अपने आसपास होने वाले चुनावों में नेताओं के द्वारा दिए गए आश्वासनों को परखिए। हमने यह भी जाना कि किसी दल को जब बहुमत मिल जाता है तो वह सत्ता में आकर अपनी सरकार बनाता है और शासन व्यवस्था का संचालन करता है। हमने इस प्रसंग से यह भी जाना कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होते हैं और हम लोगों ने यह भी जाना कि जनता अपनी पसंद के व्यक्ति को सत्ता में स्थापित करती है, सत्तारूढ़ करती है, सरकार बनाने का मौका देती है और नापसंद व्यक्ति को पद से हटा देती है। यानी सरकारें लगातार बदलती रहती है। इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने की। चुनावों की जरूरत क्यों होती है?
अब हम लोगों के सामने एक प्रश्न उभर कर आया कि चुनाव की जरूरत क्यों होती है? क्या चुनाव के बिना ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि हम अपने प्रतिनिधियों का चयन कर लें? मान लो कि ऐसा हो कि जहां पर हम लोग उम्र और अनुभव के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चयन करें, या फिर हम लोग शिक्षा या ज्ञान के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चयन करें। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? लोकतंत्र शासन की। अब लोकतंत्र शासन का प्रमुख अर्थ यही होता है कि जनता का शासन। तो मान लें कि हम लोगों ने कोई आधार निर्धारित कर लिया या कोई मानदंड निर्धारित कर लिया कि इस उम्र के व्यक्ति हमारे प्रतिनिधि होंगे, या इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले या इस शिक्षा तक, इस डिग्री तक पहुँचे हुए व्यक्ति हमारे प्रतिनिधि होंगे। तो क्या वह शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक होगी? नहीं होगी, क्योंकि लोकतंत्र का तात्पर्य होता है जब जनता इच्छा अनुसार शासकों का चयन करती है और निश्चित समय अंतराल उनमें परिवर्तन कर देती है। जिसके लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था है वह है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, जिसका उदाहरण हम लोगों ने अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव के आधार पर पढ़ा कि पहले कांग्रेस थी, फिर उसके पश्चात लोकदल को अपना समर्थन दिया और लोकदल के पश्चात फिर वापस कांग्रेस को समर्थन दिया। यानी जनता अपने हितों के अनुरूप शासन व्यवस्था में परिवर्तन करती रहती है। यह व्यवस्था लोकतंत्र को जीवंत बनाती है। तो लोकतंत्र के अंतर्गत जनता अपने शासकों का चयन ही नहीं करती, अपितु वह कानून बनाने वालों का चयन भी करती है। वह उस सरकार का चयन भी करती है जो उसके फैसले करने वालों का निर्धारण करते हैं। वह ऐसी सरकार का निर्धारण भी करती है जो उसके लिए कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी चयन करती है। इस तरह से कहा जा सकता है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में केवल प्रतिनिधियों का चुनाव ही नहीं होता, अपितु उस राजनीतिक दल का चुनाव भी होता है, दिशा निर्देश करने वाली उन नीतियों का चुनाव भी होता है, उन घोषणाओं का चुनाव भी होता है और उन सब बातों का चुनाव भी होता है जिनसे जनता के हित प्रभावित होते हैं। इसीलिए लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के साथ उस सरकार का, उस पार्टी का और उस व्यवस्था का भी चुनाव कर सके जिसे वह अपने लिए पसंद करती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।